acid base बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस मैंने बताया था जैसे कि नॉर्मल बॉडी पीएच इज 7.34 to 7.44 and to body maintain the body pH in this range there is some compensatory mechanism. First one is the chemical buffer एंड केमिकल बफर में फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बाइकार्बोनेट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन सेकंड बफर इज द सेकंड इज द प्रोटीन बफर सो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया देन सी सी की बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन बफर की हीमोग्लोबिन बफर हीमोग्लोबिन बफर किस तरीके से वर्क करता है जिसके लिए मैंने बताया था एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा था वो डायग्राम कैसे था कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स का ऊपर का पार्ट है वो आर्टीरियल पार्ट है और नीचे का पार्ट है वो वीनस पार्ट है जो कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो ब्लड रहेगा वहां पे क्या एसोसिएट रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टीरियल पोर्शन के अंदर आर्टीरियोस बोल दीजिए एंड बिफोर एंट्रिंग टू द वीनस सेगमेंट ये ऑक्सीजन क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है सेल्स के अंदर किसके अंदर सेल्स के अंदर एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और वो कैसा चार्ज रहता है नेगेटिवली चार्ज आयन रहता है तो नेगेटिवली चार्ज आयन किससे अट्रैक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन से मींस दी H प्लस से किससे H प्लस से तो H प्लस से जितना ज्यादा हमारा हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मिलेगा एंड वहां पे क्या अटैच होता रहेगा इससे H प्लस आयन इससे अटैच होता रहेगा तो सिंपल फंडा होता है और वो फंडा क्या है हीमोग्लोबिन बफर किस तरीके से काम करता है इफ pH इज लो means the acidic form so pH is low increase the oxygen dissociation oxygen dissociation from the hemoglobin from the hemoglobin और ये जो लाइन लिखी है आपको ये लाइन याद दिलाती होगी किसकी आपके फर्स्ट ईयर की क्लासेस की और वो रहती है बोर्स इफेक्ट इसी को हम क्या बोलते हैं और क्वेश्चन यही बनता है बोर्स इफेक्ट क्या रहता है इन अ केस विद द एसिडोसिस देयर इज ए इंक्रीज ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन क्योंकि अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो उतना ज्यादा H प्लस क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा विद हीमोग्लोबिन ओके देन इसका जस्ट अपोजिट मींस pH is increase whenever pH is increase then decrease the oxygen dissociation oxygen dissociation from the hemoglobin from the hemoglobin okay तो ये जो पोर्शंस हैं कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे को बेसिक फंडा क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा बोर्स इफेक्ट किस तरीके से वर्क किया ठीक है ना तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमने अभी तक 3 सेगमेंट कर लिए हैं केमिकल के अंदर तो उसके अंदर अभी आता है हमारा फोर्थ और फोर्थ आता है किसका पीओ फॉस्फेट सॉरी माइनस होता है ये माइनस फॉस्फेट एंड सल्फेट फॉस्फेट एंड सल्फेट फॉस्फेट एंड सल्फेट किस तरीके से वर्क करते हैं पहले मैं सल्फेट का बना के बता देता हूँ SO4 -2 प्लस -2 है मींस दी 2 आयंस ऑफ द हाइड्रोजन इसके अंदर अटैच होंगे तो वो क्या बनाएंगे H2SO4 H2SO4 तो आपको भी बताया था मैंने अभी कि H प्लस क्या है H plus is the strong acid and H2SO4 is the relatively
एक वर्ड आता है रिलेटिव, रिलेटिवली वीक एसिड, रिलेटिवली वीक एसिड, तो ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर SO4 की जगह क्या हो, फॉस्फेट हो, तो वहां पे भी हमारा क्या जुड़ेगा, 2H+ आयन जुड़ेंगे, तो वहां पे क्या बनाएगा, H3PO4, H3PO4, and H3PO4 means the phosphoric acid, and आपको पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ये क्या हुआ, रिलेटिवली वीक एसिड। तो इस वे में हमारे 3 से 4 ऑप्शंस आपको पता चल गए कि केमिकल बफर किस तरीके से वर्क करता है। चीज क्लियर हुई, यस और नो? आप अपनी चीजों को यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि केमिकल बफर्स एंड एसिड बेस बैलेंस बहुत ही टॉप, मतलब हम छोड़ देते हैं कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता है, बट नहीं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस बताने से पहले ये आपका बेसिक फंडा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यस और नो? एसिड बेस बैलेंस आपको नींद तो नहीं दिला रहा कहीं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है फॉर द बैलेंसिंग और कंपनसेटिव मैकेनिज्म इन एसिड बेस बैलेंस। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो कि जो CO2 गैस है वो कौन से फॉर्म में रहती है, वो मतलब कैसी रहती है, एसिडिक रहती है या एल्कलाइन रहती है? इट इज ए एसिडिक, इट इज ए एसिडिक। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था, केमिकल बफर तो इमीडिएटली काम करते हैं, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं इन एक्यूट केस एंड वर्क विद इन दी some hours, work within the some hours. Okay, acute within the work in within the some hours. Okay, फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए एसिडोसिस है, मींस दी लेस पीएच है, तो लेस पीएच क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, किसको स्टिमुलेट करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स लीड्स टू दी hyperventilations, leads to the hyperventilation, and hyperventilations lead to the CO2 washout। हाइपरवेंटिलेशन बाय वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, CO2 वॉश आउट, CO2 वॉश आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड अगर CO2 वॉश आउट होगा तो डेफिनेटली PaCO2 क्या होगा, PaCO2 डिक्रीज। तो इतना सा बेसिक फंडा समझाने के लिए ये सारा चार्ट बनाया कि whenever acidosis occur PaCO2 is decrease। क्यों हुआ, आपको समझ में आया? ओके, अगर ये चीज समझ में आती है तो अगर एसिडोसिस की बात की थी तो इसकी जगह एल्किलोसिस हो, मींस इंक्रीज दी पीएच लेवल, इंक्रीज दी पीएच लेवल, इंक्रीज दी पीएच लेवल, इनहिबिट दी रेस्पिरेटरी सेंटर्स, एंड व्हेनेवर inhibit there is a hypoventilation, and hypoventilations means PaCO2 is increase, PaCO2 is increase। तो अब आपको समझ में आ गया, whenever alkalosis is occur PaCO2 is increase। तो इतनी सी चीज का ये होता है समझने का तरीका, ठीक है? तो आपको कभी भी एसिड बेस बैलेंस में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एसिडोसिस हो रहा है तो PaCO2 क्यों इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको पूरा बेसिक फंडा क्लियर है, ठीक है ना?
अब आगे चले, यस और नो। थर्ड मैकेनिज्म, फर्स्ट हमने किया था केमिकल, देन सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देन थर्ड किडनी। थर्ड वन इज द किडनी, एंड किडनी वर्क करता है आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे काम कौन करता है, केमिकल बफर, जो कि इमीडिएटली वर्क करता है। देन सेकंड विद इन आवर्स काम करते हैं और वो रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन थर्ड नंबर पे वर्क करता है हमारा किडनी बफर। तो किडनी बफर किस तरीके से काम करता है, उसके लिए कंप्लीट चीज समझनी जरूरी है, और पूरा और डिटेल में हम जब बात करेंगे, वो बात करेंगे किडनी जब हम कराएंगे आपको, रीनल सिस्टम जब होगा हमारा, तब वहां पे बात होगी। अभी के लिए चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं मैं। तो देखिए, सॉरी, ये ल्यूमिनल पोर्शन है। ल्यूमिनल पोर्शन में अगर बात करें यहाँ पे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा डीसीटी पोर्शन, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीटी, विद दी अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स। और ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स आपको तब समझ में आएगी जब आप मेरी रीनल सिस्टम की क्लासेस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम किसकी क्लासेस में हैं, जीआईटी की क्लासेस में, और जीआईटी की क्लासेस हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है, एसिड बेस बैलेंस। एंड एसिड बेस बैलेंस कंप्लीट होते ही हम किसको स्टार्ट कर देंगे, लीवर को, ठीक है। तो लीवर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हाँ, पहले ही बता देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें पता रहे। जैसे कि हम पहले से अनाउंस कर देते हैं कि आपकी फर्स्ट जो क्लास हुई थी 17 को, वो हुई थी जीआईटी पे, जो कि कंप्लीट हो गई आज। एंड अब हमने आज स्टार्ट किया है एसिड बेस बैलेंस, एंड एसिड बेस बैलेंस लगभग हम आज कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में हमारा स्टार्ट होगा क्या, लीवर। तो जितना भी पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है, आप पढ़ के आ सकते हैं, ठीक है। और वो हेल्प आउट करती है कि जो भी मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो उसको आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। वापस से आता हूँ मेरी किडनी पे, और किडनी बफर काम कर रहा है ग्रेटर देन 48 आवर्स में, जिसके अंदर मैं बात कर रहा था पीटी की। तो पीटी के अंदर किस तरीके से वर्क चलता है, देखिए, ये हमारा ल्यूमिनल पोर्शन है, ल्यूमन। एंड आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि पीसीटी पोर्शन से 90% टू 95% हमारा बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बाइकार्बोनेट, ओके। क्या हुआ, रीअब्सॉर्ब हुआ। तो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होने से क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर पीएच लेवल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज करेगा, पीएच डिक्रीज होगा, एसिडिक हो जाएगा। हाँ, तो जब भी अगर हमारा मान लीजिए कि एसिडिक है, तो वो क्या करेगा, हमारा बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिससे कि पीएच लेवल क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स दी 7.34 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो एक पोर्शन ये काम हुआ। दूसरा फंक्शन देखिए, अगर एसिडोसिस है, अगर एसिडोसिस है ब्लड के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, एसिडोसिस है अगर, ठीक है, तो वहां पे H+ आयन ज्यादा है। तो हमारी डीसीटी की अल्फा कैलेटेड इंटरकैलेटेड सेल्स क्या करेंगी, स्पेशलाइज जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल का नाम क्या है, H+ एटीपीएस। एंड इससे क्या होगा, हमारा यही H+ क्या होगा, ल्यूमन की तरफ सिक्रीट हो जाएगा। क्या होगा, ल्यूमन की तरफ सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। बट ये बड़ा ही जिद्दी है। कहते हैं ना, चूहे को हम बाहर छोड़ के आते हैं घर पे,
और वो वापस से ही घर में चला जाता है बाय डिफ्यूजन, बाय दी सिंपल डिफ्यूजन। ये H+ वापस एंटर कर जाता है बाय अ सिंपल डिफ्यूजन। तो ये एक तरीके से चूहे की तरह काम करता है, डिफ्यूजन बैक इनटू द ब्लड। अब इंटरकैलेटेड सेल्स ने तो अपना काम कर दिया कि H+ जब भी एसिडोसिस हुआ H+, ये अभी मैं जब किडनी की बताऊंगा तब मैं बताऊंगा इंटरकैलेटेड सेल्स दो तरीके की होती हैं, एक अल्फा सेल्स एंड एक बीटा सेल्स, जो कि मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा है इसीलिए। तो अल्फा का काम ही होता है कि H+ को सिक्रीट करना, ठीक है। इसने अपना काम कर दिया, बट ये अपना जिद्दी है तो ये अपना डिफ्यूजन के से क्या हो गया, वापस से ब्लड में आ गया। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो एक चैनल काम करता है कि जो हमारी पीसीटी सेल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन बढ़ा देती है, अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ा देती है। तो सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमन, देन ल्यूमन में हमारा क्या आ गया, NH3, and NH3 combined with this H+ and forms the NH4+, and this is not reabsorbable, this is not reabsorbable। तो आपको चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या चला कि व्हेनेवर एसिडोसिस अकर, दो तीन काम हो रहे हैं कि अमोनिया फॉर्मेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, एंड बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो पहला कंडीशन, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, bicarbonate reabsorptions। Second is the increase NH4 plus, या अमोनिया प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। ओके, तो ये बेसिक फंडा क्लियर हो गए हैं आपके, तब आपको एसिड बेस डिसऑर्डर समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम किस पे चलेंगे, एसिड बेस डिसऑर्डर। ओके, एसिड बेस डिसऑर्डर समझने से पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और वो चार्ट से ही हमारे सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वो तो हमारे बेसिक क्लियर रखने के लिए मैंने चीजें समझाई थी आपकी। सॉरी, यहाँ पे लिखिए प्राइमरी डिसऑर्डर, प्राइमरी डिसऑर्डर, देन मेन मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म और प्राइमरी मैकेनिज्म, देन compensatory mechanism, and last compensatory response। compensatory response, primary disorder, primary disorder is primary disorder is metabolic acidosis, metabolic acidosis। Whenever metabolic acidosis occurs, then primary mechanism is decrease bicarbonate। Why? जैसे कि मैंने बताया था कि H+ आयंस इंक्रीज होने लगेंगे, पहली मैकेनिज्म बाइकार्बोनेट वाली याद कीजिए, केमिकल बफर की। तो ये किससे कंज्यूम हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन से कंज्यूम हो जाते हैं, एंड बाइकार्बोनेट आयन से कंज्यूम होके क्या बनाएंगे, H2CO3
लमसम यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला में भी गलत लिख दूं मैं तो उस पर ध्यान ना देना, बट हमारे को ध्यान क्या रखना है कि H प्लस कंबाइंड किसके साथ में कर देता है, बाइकार्बोनेट, बिकॉज इट इज ए मेन बफर, इट इज ए मेन बफर। तो ये अगर इसके साथ में कंबाइन हो गया है तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी, इट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या चलता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी होगा तो वहां पे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहां पे चलेगी, हमारी लंग्स में, तो वहां पे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। एंड यू नो, जैसे कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैकेनिज्म बताया था उसमें मैंने बताया था whenever acidosis occur PaCO2 increase or decrease, always decrease the PaCO2। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो समझने की कोशिश करना, एक बार में नहीं समझ में आएगा। देन सेकंड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक alkalosis, whenever metabolic alkalosis occur, then क्या होगा, definitely increase the HCO3 bicarbonate increase, and compensatory mechanism क्या चलेगा lungs के अंदर, hypoventilation, and whenever hypoventilation is occur, increase the PaCO2, PaCO2 is increase। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो हमारे को भले बाइकार्बोनेट पूछ ले, PaCO2 पूछ ले, हमारे को हर एक का आंसर पता है। देन थर्ड पॉइंट इज दी, अब हम बात करेंगे जब लंग्स खुद ही वर्क नहीं करे, लंग्स आर नॉट वर्किंग, देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर हो, डिसऑर्डर हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर हो, तो वहां पे हमारे को पता है क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मींस दी इंक्रीज दी PaCO2। मैंने बताया था CO2 क्या है, एसिड है, तो PaCO2 इंक्रीज मींस दी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लंग्स तो काम नहीं कर रहे, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में कौन काम करता है, किडनी वर्क करती है, और किडनी में हमारे को क्या पता है, यहाँ पे इंक्रीज दी बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन बाय दी किडनी, एंड किडनी में कहां से, PCT से, एंड व्हेनेवर बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब, तो सीरम में क्या होगा, इंक्रीज दी बाइकार्बोनेट, increase the bicarbonate in the serum, ये याद रखना, in the serum। कोई कंफ्यूजन नहीं। when acidosis occur, PaCO2 is increased, compensating mechanism seen in the kidney, and kidney reabsorb the bicarbonate and serum bicarbonate level is increased। then fourth, आई थिंक ये चार्ट आपका ब्रेन फैक्ट कर सकता है, तो ब्रेन फैक्ट की जो भी मेडिसिन हो आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग चार्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। जैसे कि हमने चार चीजें ही होती हैं टोटल प्राइमरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। तो whenever respiratory alkalosis occur means the primary mechanism is decrease the PaCO2, and compensatory mechanism also seen in the kidney, and decrease the bicarbonate reabsorption by the kidney, and serum bicarbonate level is also decrease, serum
bicarbonate level is also decrease. तो एक बेसिक फंडा याद रखो, पहले एक बार चार्ट देख लो, फिर मैं ना इसका बेसिक फंडा क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो कुछ बेसिक फंडा चीजें समझ में आएगी कि इंडिविजुअल वैल्यू से कभी भी डिसाइड नहीं करोगे कि ये एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। लाइक आपने देखा बाइकार्बोनेट डिक्रीज, हमने बाइकार्बोनेट डिक्रीज देखते ही हम इसको एसिडोसिस बोलते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या बाइकार्बोनेट इज डिक्रीज एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारे को? एल्किलोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्राइमरी मैकेनिज्म है या कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ये क्या है? प्राइमरी मैकेनिज्म की वजह से डिक्रीज हुआ है या कंपनसेटरी मैकेनिज्म से डिक्रीज हुआ है। इसी तरीके से देखिए इंडिविजुअल PaCO2 की वैल्यू अगर डिक्रीज है तो उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एसिडोसिस है। क्यों? क्योंकि अगर देखते हो डिक्रीज PaCO2 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एल्कलोसिस आ रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा था? एसिडोसिस आ रहा था। ठीक है ना? तो हमारे को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये प्राइमरी मैकेनिज्म से हो रही है या कंपनसेटरी रेस्पॉन्स की वजह से डेवलप हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि इंडिविजुअल अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज की बात करें तो वहां मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये चार्ट आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आप कैसे भी ले सकते हैं अपने लैपटॉप पे या उस पे। 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसकी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, क्योंकि चीजों को पूरा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉज दो तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट होता है विद द इंक्रीज एनायन गैप। अभी समझाऊंगा एनायन गैप क्या है। विद द इंक्रीज एनायन गैप विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और सेकेंड इज नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, दो तरीके के होते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एनायन गैप? यस और नो? तो एनायन गैप इज, फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना। फॉर्मूला क्या है? इज अनमेजर्ड एनायन माइनस अनमेजर्ड कैटायन। सिंपल फॉर्मूला, anion gap known as a unmeasured anion minus unmeasured cations. ओके, अब आप कहेंगे कि सर अनमेजर्ड का मतलब क्या हुआ? तो आगे चल के बताता हूँ। अनमेजर्ड, Captain, there's 5 minutes to end the session. okay. We just complete this anion gap, and we next session we start with next Sunday and at 1:30. Next Sunday at 1:30. ओके, ठीक है। अभी 5 मिनट है हमारे पास में। 5 मिनट में हम क्या चीज समझ सकते हैं? अनमेजर्ड आयंस। भाई नेम आपको तो चीज समझ में आ रही होगी। विच इज रिलेटिवली
which is relatively very low, which is relatively very low in blood, very low in blood. ओके, जैसे कि अगर बात करें नॉर्मल, मैं आपको पूछ नहीं सकता पर डायरेक्ट बता सकता हूँ। नॉर्मल सोडियम लेवल, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल अगर मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर। इसी तरीके से पोटेशियम की बात करें तो इसीलिए पोटेशियम को भी अनमेजर्ड आयंस में ही रखते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 3.5 टू 5.5 मिलीमोल पर लीटर्स। तो इसीलिए पोटेशियम किस में जाता है हमारा, अनमेजर्ड आयंस में जाता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल फंडा पता है कि क्या फंडा है, टोटल आयंस इज इक्वल टू टोटल कैटायंस, टोटल anion is equal to total cation। ओके, टोटल एनायंस किसको कहेंगे, टोटल एनायंस जिसके अंदर मेजर्ड एनायंस प्लस अनमेजर्ड एनायंस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, टोटल एनायंस बनाएंगे ना। इसी तरीके से अगर टोटल कैटायंस की बात करें तो मेजर्ड कैटायंस प्लस अनमेजर्ड कैटायंस मिलके ही क्या बनाएंगे, टोटल कैटायंस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मेजर्ड एनायंस आर दी क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट are the measured anion and plus unmeasured unmeasured anions is equal to measured cation। जैसे कि कैटायंस में प्रीवियस स्लाइड में देखिए कौन सा था मेजर्ड कैटायन, ओनली सोडियम नॉट पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम, ओनली सोडियम प्लस अनमेजर्ड कैटायंस। तो हमारे को पता है एनायन गैप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एनायन गैप का फॉर्मूला क्या बताया था, मेजर्ड अनमेजर्ड एनायन माइनस अनमेजर्ड कैटायंस। अनमेजर्ड एनायन कहाँ पे है, ये रहा। तो हमारे को ये चीज, हमारा बेसिक मैथ बहुत वीक है बट फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमने इसको अगर इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, अनमेजर्ड एनायंस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस अनमेजर्ड कैटायंस, अनमेजर्ड कैटायंस। तो जो चीज, यही चीज यहाँ पे भेजी, तो इन दोनों को कहाँ पे भेजोगे, डेफिनेटली इधर भेजोगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इज इक्वल टू सोडियम माइनस, इनको ब्रैकेट में डाल दिया, क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट माइनस। ओके, तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनायन गैप को। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। तो इसी का फॉर्मूला होता है क्या, एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इतना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा बेसिक क्लियर करना होता है। ये आपको केवल इतना सा फॉर्मूला ही पूछा जाता है, बट मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको पूरा अच्छे से